दोस्तों अब बात करते हैं numpy लाइब्रेरी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि numpy लाइब्रेरी ना हम पता क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम जो से मैट्रिसेस वाला पार्ट है ना उसे अप्लाई कर सके। क्योंकि जो सा हमारा पाइथन है ना उसमें उसके डिफ़ॉल्ट जो से मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो से हमारा मैट्रिसेस वाला पार्ट है वो कवर नहीं हो पाता, ठीक है। numpy मेनली यूज़ की जाती है मेमोरी मैनेजमेंट एंड मैट्रिसेस के लिए, क्योंकि हमें पता है जो सा पाइथन है ना वो इतनी ज़्यादा ना फास्ट नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सी में ना एक ना लाइब्रेरी बना ली, ठीक है, जिसका नाम है numpy, और उसे हम पाइथन में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो सी हमारी मेमोरी है ना उसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पाइथन में कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम ना मेमोरी मैनेजमेंट कर सकें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, numpy से क्या होगा कि हम ना जो सा मेमोरी मैनेजमेंट है वो कर पाएंगे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हम जैसे कि हमारे पास कोई डाटा है, ठीक है, हमने उसे हो सकता है हमने बहुत सारी स्पेस दे दी उसे, ठीक है, रखने के लिए, पर उसके लिए बहुत थोड़ी सी स्पेस की ज़रूरत है। बट जो सा पाइथन है उसे नहीं पता कि मेमोरी मैनेजमेंट कैसे करना है, तो उसने क्या किया, बहुत सारी स्पेस उसे दे दी, ठीक है। ये तो वेस्ट ऑफ मेमोरी हुई ना, ठीक है। तो उस टाइम पर हम क्या यूज़ करते हैं, numpy। इसी के साथ साथ जितने भी मैट्रिसेस होते हैं या फिर एरेज होते हैं ये सारे हम numpy में यूज़ करते हैं, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर ना इंपोर्ट कर लिया numpy एज np, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर ना एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया a नाम का, ठीक है। और उसके अंदर मैंने डाल दिया np.array। np.array का क्या मतलब, यहाँ पर हम ना numpy array क्रिएट कर रहे हैं। दोस्तों यदि आपको नहीं पता कि array क्या होता है तो आप ना सिंपली मैं आपको बताता हूँ, numpy में जो सी आपकी लिस्ट होती है ना उसे हम array कहते हैं, ठीक है। आप इसे वेक्टर भी कह सकते हो, ठीक है। array हम इसे ना array एज array कंसीडर करेंगे, क्योंकि ना बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ना इसे array कंसीडर करते हैं हम, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पर array क्रिएट किया, numpy array क्रिएट किया और उसके अंदर वैल्यूज डाल दी 0 1 2 and 3, ठीक है। और बाद में मैंने क्या किया, प्रिंट करवा दिया a, ठीक है। सबसे पहले मैं ऐसे करता हूँ, इसे पहले कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आपको ना इसकी आउटकम पता लग जाए। तो मैंने इसे रन किया दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास एक numpy array क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली, ठीक है। अब यार यहाँ पर तो हमने क्या किया, सारी वैल्यूज़ को मैन्युअली पुट आउट किया है। बट मैं चाहता हूँ क्यों ना ऐसे करते हैं, हमने 0 से लेकर 3 तक लिखा है, ठीक है। ये तो एक तरह की सीरीज ही है, क्यों ना हम ऐसे करते हैं, इसे ना एक लूप में डाल देते हैं ताकि ना ये ऑटोमेटिकली जो सी ये वाली वैल्यूज़ है अपने आप ही आ जाएं। numpy में ना इसका ना एक शॉर्टकट मेथड है, वो शॉर्टकट मेथड पता क्या है, ये वाला प्रिंट ब्रैकेट में np.arange। यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया कि हमारे लिए एक ना आप क्या करो, एक रेंज बना दो जो कि 10 तक हो। इसका क्या मतलब है, 0 से लेकर 9 तक आप क्या करो, एक numpy array हमारे लिए क्रिएट कर दो। मैं ऐसे करता हूँ, इसे रन करके देख लेते हैं, ठीक है। मैंने इसे रन किया, आप देख सकते हो यहाँ पर क्या आ गया, 0 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू 9, ठीक है। इस तरह हमने क्या किया, numpy array क्रिएट कर लिया 0 से लेकर 9 तक का, ठीक। नहीं तो दोस्तों यदि हम नॉर्मल पाइथन कर रहे होते तो हमें तो फॉर लूप लगानी पड़नी थी, ठीक है। तो बट यह हम क्या कर रहे हैं, numpy यूज कर रहे हैं। इसकी वजह से हमने क्या किया, डायरेक्टली आप देख सकते हो मैंने बस इतनी सी लाइन लिखी और इससे क्या हो गया, हमारे लिए पूरी की पूरी एक numpy array क्रिएट हो गया। दोस्तों यदि हम पाइथन में, सिंपल पाइथन में इसे अप्लाई करते ना तो हमें ना फॉर लूप लगानी पड़नी थी, ठीक है। बट आप देख सकते हो यहाँ पर हमने numpy यूज करके हमने क्या किया, हमारा जो सा टाइम है उसे सेव कर लिया। वैसे तो पाइथन में सारे कोड छोटे ही होते हैं, बट जो सा numpy है ये उससे भी छोटा कर देता है उस कोड को। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने लिखा np.arange और 10, इसने क्या किया, numpy array क्रिएट कर दिया 0 से लेकर 9 तक, हमें फॉर लूप लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दोस्तों अब बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी कि जो सा हमारा numpy है वो मेमोरी मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। वो कैसे, अब हम देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक ना पाइथन की लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं ना चेकआउट करना चाहता हूँ कि उसकी लिस्ट को बनाने में कितना टाइम लगेगा, मतलब कि जो सा हमारा पाइथन है वो उसे क्रिएट करने में कितना टाइम कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो उसे चेक करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया l नाम का और उसके अंदर रेंज डाल दी 1000 की, ठीक है। और मैंने यहाँ पर मॉडुलस का साइन डालकर लिखा टाइम इनिट, मतलब कि टाइम 8, और मैंने यहाँ पर क्या किया, 1 लाइन फॉर लूप क्रिएट कर दी। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, l के अंदर जितनी भी वैल्यूज है ना, मतलब कि 1000 जितनी भी वैल्यूज हैं इनका हम ना स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। और मैं चेकआउट करना चाहता हूँ कि इसे रन होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने क्या किया, इसे ना लिख के मैंने इसे रन कर दिया, ठीक है। मैंने पहले ही रन करके रखा हुआ है ताकि आपको इजीली मैं समझा सकूं।
एक बार जब हम इसे रन कर देंगे तो आप देख सकते हो इससे कंप्यूट होने में कितना टाइम लग रहा है, 2.04 मिली सेकेंड। दोस्तों आप सोच रहे होंगे यार मिली सेकेंड जब बहुत ज़्यादा कम होते हैं, ये तो 1 सेकंड का भी बहुत ज़्यादा छोटा पार्ट होता है, ठीक है। बट दोस्तों जो सा मशीन लर्निंग होती है ना, इसमें ना जो सा मिली सेकेंड भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। हम चाहते हैं कि इसे ना माइक्रो सेकेंड्स में ले जाएं ताकि ना हमारा कम से कम टाइम लगे कोई भी कंप्यूटेशन को परफॉर्म करने में, ठीक है। तो तब हम यूज़ करते हैं नमपाई को, ठीक है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है 176 माइक्रो सेकेंड लग रहे हैं पर लूप को, मतलब कि हर लूप को 176 माइक्रो सेकेंड्स लग रहे हैं। और यहाँ पर इसने लिख दिया कि 100 लूप्स थी और 7 रन्स थे, ठीक है। ये इसके स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह बताई हुई है। दोस्तों आप इसकी टेंशन मतलब ये मैं आपको आगे बता दूंगा मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है। दोस्तों यदि आपको पता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस जो सी ये वाली सीरीज से फॉलो करते रहना, ठीक है। दोस्तों अब मैं ना आपको एक बार ना रन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो और या फिर आप शक मत करो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसे रन कर दिया, आपके सामने मैं रन कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो ये वही वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक है। जो सा माइक्रो सेकेंड है उसमें थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, बट जो से ओवरऑल है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। अब ऐसे करते हैं, जो सी ये वाली लिस्ट थी इसी ना नमपाई में क्रिएट करके देखते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ना एक ना वेरिएबल क्रिएट कर लिया ए नाम का, और उसके अंदर मैंने लिख दिया np.arange1000 जो हमने पहले भी क्रिएट किया था, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ, ए का स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं चेकआउट करना चाहता हूँ कि इसे कंप्यूट होने में कितना टाइम लग रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर कंप्यूट होने में यहाँ पर हमें टाइम लग रहा है 9.55 माइक्रो सेकेंड्स। वहाँ पर कितना टाइम लग रहा था, 2.35 मिली सेकेंड। माइक्रो सेकेंड एंड मिली सेकेंड, दोस्तों आप देख सकते हो कितना ज़्यादा फर्क आ गया है। आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इसे पर लूप में 1.56 माइक्रो सेकेंड लग रहा है और यहाँ पर 254 माइक्रो सेकेंड। आप देख सकते हो 254 कहाँ और 1.56 कहाँ। दोस्तों आप इससे ही आइडिया लगा सकते हो कि जो सा हमारा नमपाई है ये कितना ज़्यादा पावरफुल है और मेमोरी मैनेजमेंट में कितना ज़्यादा अच्छा है। ये इसलिए इतना अच्छा है क्योंकि ये C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। दोस्तों मुझे उम्मीद आपको बेसिक नॉलेज होगी नमपाई के बारे में। दोस्तों अब बात करते हैं क्रिएटिंग एन एरे, मतलब कि हम कैसे एरेज को क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो मैंने आपको एरे बता दिया कि कैसे, पहले ही बता दिया था कि एरे को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर ना एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप नोट कर लो कि जो सा हमारा एरे होता है ना, यदि आपके पास कोई भी एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, इसे हम 1D कहते हैं, मतलब कि 1 डायमेंशन कहते हैं, या फिर आप इसे वेक्टर भी कह सकते हो, ठीक है। जैसे मैट्रिसेस में 1D होता है, 2D होता है, 3D होता है ना, तो यहाँ पर जो सा एक एरे होता है ना उसे 1D कहते हैं। यदि आप हमारे पास दो हमारे पास एरेज हो तो हम उसे 2D कहते हैं। वो आपको आगे पता लग जाएगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। बस मैंने आपको बता दिया जब भी आपके पास एक एरे क्रिएट किया हो ना तो वो 1D होता है। यदि आपको नहीं यकीन तो आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने क्या किया, a.n डायमेंशन लिख दिया, NDIM, और मैंने इसे रन कर दिया। आप जिसके यहाँ पर क्या लिखा आ गया, 1। इसका क्या मतलब है, ये क्या है, 1 डायमेंशनल है, ठीक है। और हम ना इसकी ना जो सी डायमेंशनलिटी है उसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि है शेप। जैसे मैंने आपको बताया था ना डायमेंशनलिटी m×n की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो ये वही है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, a.shape, जिससे मुझे पता लग गया कि इसकी कितनी रोज है और कितने कॉलम्स हैं। यहाँ पर अकेला 4 हमें इसलिए शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पर 4 वैल्यूज है और यहाँ पर किसी तरह की कोई भी रोज एंड कॉलम का कोई भी चक्कर ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर अकेली 4 वैल्यूज हैं हमें गिवन, कि मतलब कि मल्टीपल हमारे पास ना ही रोज है ना ही कॉलम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, ठीक है। जब आप 2D एंड 3D में चेक करोगे ना तब यहाँ पर m एंड n की दोनों की वैल्यू होगी या फिर रोज एंड कॉलम दोनों की वैल्यूज आ रही होंगी, ठीक है। दोस्तों यदि आप क्या चाहते हो कि जो सा हमारा एरे है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं आप फाइंड आउट करना चाहते हो कि वो एलिमेंट्स है कितने, तो आपने सिंपली लिख देना है LEN, ताकि हम लेंथ फाइंड आउट कर सकें, ए वेरिएबल की लेंथ फाइंड आउट कर सके, ठीक है। और इसने फाइंड आउट करके हमें दे दिया कि इसकी लेंथ क्या है, 4, ठीक है। अब चेक करते हैं 2D एंड 3D प्लेन में, ठीक है। तो 2D के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ना एक 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट कर लिया, ठीक है। एरे आप इसे ऐसे कर सकते हो, ये एरे ऑफ एरे होता है, ठीक है। मतलब कि एरे को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। एरे को क्रिएट करने के लिए हम जो से ये बॉक्स ब्रैकेट्स होते हैं इसे यूज करते हैं, ठीक है। बट जो सा 2 डायमेंशनल एरे होता है ना, इस टाइम पर हम यूज करते हैं 2 बॉक्स ब्रैकेट्स को हम यूज करते हैं। फर्स्ट जो सी बॉक्स ब्रैकेट है उसमें हम फर्स्ट वैल्यूज डाल देते हैं और जो सी दूसरी वैल्यूज होती हैं उसे मैं अलग डाल देता हूँ, मतलब उसमें उसे हम अलग डाल देते हैं, ठीक है। आप इसे ऐसे भी देख सकते हो।
हो, ठीक है। अब आपको मेरे ख्याल से मैट्रिक्स थोड़ी दिखने में लग रही होगी, पहले आपको इतना पता नहीं लग रहा होगा, ठीक है। अब आपको समझ लग रहा होगा मैट्रिसेस के बारे में, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्या किया, numpy.array और उसके अंदर मैंने 2 डायमेंशनल एरे को क्रिएट कर दिया और उसे प्रिंट करवा दिया। आप देख सकते हो यहाँ पर जो सा एरे है वो हमने प्रिंट करवा दिया। और अब चेक कर लेते हैं कि इसकी डायमेंशनलिटी क्या है। आप देख सकते हो यहाँ पर यदि हम इसे रन करेंगे तो यहाँ पर लिखा आ गया 2। इसका क्या मतलब है कि इसके जो से डायमेंशंस है वो क्या है, 2, ठीक है। तो अब इसके शेप चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ b.shape, ताकि हम इसके रोज एंड कॉलम्स को फाइंड आउट कर सकें। मैंने इसे रन किया और यहाँ पर आ गया 2,3। इसका क्या मतलब, 2 रोज है। आप देख सकते हो यहाँ पर कितने रोज है, 1 and 2, 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, 1, 2 and 3, ठीक है। 3 हमारे पास कॉलम्स है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको इतना पता लग गया होगा। इसी तरह हमारी जो सी लेंथ है उसे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर हमने क्या किया, LEN, और यहाँ पर मैंने B को प्रिंट करवा रहा हूं। दोस्तों अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसकी आउटपुट तो 2 आ रही है बट यहाँ पर तो 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये तो गलत हो गया। एक्चुअली ये ना रिटर्न करता है साइज ऑफ द फर्स्ट डायमेंशन। इसका क्या मतलब है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। मतलब कि ये इसे एज ए कंसीडर करता है फर्स्ट एलिमेंट और इसे कंसीडर करता है सेकेंड एलिमेंट, इसलिए यहाँ पर जो सी लेंथ है वो 2 आ रही है, ठीक है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको इसके बारे में भी पता लग गया होगा। अब बात करते हैं 3 डायमेंशन के बारे में, ठीक है। दोस्तों 3 डायमेंशन में सिंपली हमने क्या करना है, 3 बॉक्स ब्रैकेट्स डाल देनी है। आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी है, 1, 2 and 3, ठीक है। और इसी तरह एंडिंग में कितनी है, 1, 2 and 3। इससे भी आप पता कर सकते हो कि ये 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है, या फिर अप टू सो ऑन जितने भी डायमेंशंस हों। दोस्तों अब क्या करते हैं, इसे ना प्रिंट करवा देते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो प्रिंट करवाने के बाद हमारे पास जो 3D एरे है वो क्रिएट हो चुका है। अब ना चेक करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया c.end डायमेंशन, ताकि हमें पता लग जाए कि कितने डायमेंशन हमारे पास है, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा आ गया 3। इसका क्या मतलब है, जो सा हमने एरे क्रिएट किया, numpy एरे क्रिएट किया है वो क्या है, 3 डायमेंशनल है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर क्या किया, c.shape की हेल्प से उसका शेप फाइंड आउट कर ली, ठीक है। 3 डायमेंशन में तो हमारे पास रोज भी होंगे, कॉलम्स भी होंगे और जो से लेयर्स हैं वो भी होंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा 3 डायमेंशन में लेयर्स भी तो होती हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस होती हैं, ठीक है। तो जो से 3rd एक्सिस होती है ना उसे हम एज ए लेयर कंसीडर करते हैं। वो आपको आगे आने वाली वीडियोस में पता लग जाएगा, उसकी आप टेंशन मत लो। जो अब ना इसकी ना शेप भी फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने इसकी शेप फाइंड आउट कर ली। आप देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा गया, 2,2,2, क्योंकि ये 3 डायमेंशन है इसलिए यहाँ पर 3 वैल्यूज आ रही हैं, रोज, कॉलम्स एंड लेयर्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 2 लेयर्स होंगी, ठीक है। 3 डायमेंशन में 2 लेयर्स हैं अभी इस टाइम में, मतलब कि इस कंडीशन में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको इसके बारे में पता लग गया होगा। अब आगे बात करते हैं फंक्शन फॉर क्रिएटिंग एरे, मतलब कि यदि आप कोई भी एरे को क्रिएट करना चाहते हो तो उसे हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको रेंज फंक्शन के बारे में बताया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया, वेरिएबल क्रिएट किया a नाम का और मैंने यहाँ पर लिखा np.arange और ब्रैकेट में डाल दिया 10। इससे क्या होगा कि वो 0 से लेकर 9 तक का एक ना एरे क्रिएट कर देगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल सिंपल था, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ठीक है। इसी तरह दोस्तों यदि आप चाहते हो कि 1 से लेकर ये 10 तक की एक रेंज क्रिएट कर दे बट जो सा उसका डिफरेंस है वो 2 का हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 1,10 लिखकर कॉमा डाल के 2 लिख दिया और बाद में मैंने क्या किया, उसे प्रिंट करवा दिया। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर इसने क्या किया, एक एक स्टेप को छोड़कर, मतलब कि इसने सबसे पहले प्रिंट क्या करवाया, 1, ठीक है। उसके बाद प्रिंट करवाया 3, फिर 5, फिर 7 एंड फिर 9, ठीक है। क्योंकि हमने क्या कहा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कहा था कि जो सा एक वैल्यू है उसे छोड़कर आप प्रिंट कर दो या फिर एक रेंज क्रिएट कर दो numpy एरे की, ठीक है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको इसके बारे में भी पता लग गया होगा। दोस्तों अब बात करते हैं लाइन स्पेस के बारे में। दोस्तों जो सा लाइन स्पेस है ना, इसमें हम पता क्या करते हैं कि हमारे पास ना 2 वैल्यूज गिवन होती है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट है। हम ना 6 पॉइंट्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं या फिर एरे में 6 पॉइंट्स को पुश करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो सा लाइन स्पेस है या फिर हम कह सकते हैं इसे लीनियर स्पेस, क्या करता है कि ना कोई भी 6 पॉइंट्स जिनकी जो सा स्पेस है वो सेम हो उसे प्रिंट कर देता है। इसका क्या मतलब, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, 6, हमें 6 पॉइंट्स चाहिए। तो इसने क्या किया, 2 का डिफरेंस, मतलब कि 0.2 का डिफरेंस से हमारे सामने 6 पॉइंट्स हमारे सामने प्रिंट कर दिए हैं, ठीक है। और उसने क्या किया, उसका एक एरे क्रिएट कर दिया है, ठीक है। दोस्तों ये है मतलब लाइन स्पेस के बारे में, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको लाइन स्पेस के बारे में पता लग गया होगा। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं वंस के बारे में कि यदि हमने वंस का एक एरे क्रिएट करना हो। ये मैंने आपको पहले भी बताया था लीनियर अलजेब्रा में भी, जब हम मैट्रिसेस के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 3
3x3 की एक मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं जिसमें जितनी भी वैल्यूज है वो क्या होंगी 1, ठीक है, वो ना फ्लोट वैल्यूज होंगी, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है ना 1 पॉइंट, ये क्या डिनोट कर रहा है कि ये क्या है, फ्लोट वैल्यूज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप 2x2 भी ले सकते हो, जैसे मैं आपको एक बार ना करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम क्या करते हैं 2x2 वैल्यूज ले लेते हैं और इसे रन कर देते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर ना 2x2 के वंस की मैट्रिक्स बन गई है, ठीक है। बट ऐसे करते हैं, यहाँ पर ना 3 लिख के देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर रन किया, आप देख सकते हो यहाँ पर जो सी मैट्रिक्स है 2x3 की मैट्रिक्स बन चुकी है वंस की। इसी तरह आपने यदि कभी भी वंस की मैट्रिक्स क्रिएट करनी हो ना तो आप इस तरह इसे क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों अभी तक हमने बात कर ली कि हम वंस की मैट्रिक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमने यदि जीरोस की मैट्रिक्स क्रिएट करनी हो तो कैसे करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, हमने सिंपली लिख देना है np.0 और ब्रैकेट में हमने क्या करना है 3x3 की हम जीरोस की मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3x3। ये डिनोट करता है फर्स्ट रोज एंड कॉलम्स को, कि हमें कितनी रोज चाहिए और कितने कॉलम्स चाहिए, ठीक है। मैंने कह दिया कि यहाँ पर हमें 3 रोज चाहिए और 3 ही कॉलम्स चाहिए, ठीक है। और मैंने यहाँ पर b को प्रिंट करवा दिया और इसने क्या किया, हमारे लिए 3x3 की मैट्रिक्स क्रिएट कर दी, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कि कैसे हम वंस की मैट्रिक्स एंड जीरोस की मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ये मेरे ख्याल से मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है np.i और ब्रैकेट में डाल देना है 3, ठीक है। ये क्या करेगा 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट कर देगा। यदि आप यहाँ पर 2 लिखोगे तो ये क्या करेगा 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करके आपने सामने दे देगा, ठीक है दोस्तों। तो आगे बात करते हैं, यदि आपने क्या करना हो 3x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करनी हो तब भी आप क्रिएट कर सकते हो। आपने सिंपली क्या करना है, ब्रैकेट में डाल देना 3,2, जिसमें 3 क्या होगी रोज और 2 क्या होगी कॉलम्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 3 हमारे पास रोज है और 2 क्या है हमारे पास कॉलम्स, ठीक है। और इसने क्या किया 3x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स सक्सेसफुली क्रिएट कर दी है। दोस्तों अब बात करते हैं कि हम डायगोनल मैट्रिक्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ईजी है। आपने सिंपली क्या करना है, एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, np डॉट आपने diag लिख देना है और ब्रैकेट में आपने वैल्यूज डाल देनी है, जो भी आप डायगोनल्स में वैल्यूज को डालना चाहते हैं, ठीक है। और बाद में मैंने क्या किया, उसे प्रिंट करवा दिया और ये क्या करेगा डायगोनल्स में जो भी उसके डायगोनल है वहां पर वैल्यूज को पुश कर देगा और जितनी भी बाकी वैल्यूज है उनको क्या कर देगा 0 0 कर देगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 4 वैल्यूज थे, इसलिए ये क्या करेगा 4x4 की मैट्रिक्स को क्रिएट कर देगा, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको पता लग गया होगा इसके बारे में भी, ठीक है। और दोस्तों यदि आप डायगोनल वैल्यूज को फाइंड आउट करना चाहते हो कि एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो डायगोनल एलिमेंट्स को, तो आपने सिंपली लिख देना है np.diag, ठीक है। और ब्रैकेट में डाल देना कि आप किस वेरिएबल में से डायगोनल वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। मैंने यहाँ पर लिख दिया a, तो ये क्या करेगा a में जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसे एक्सट्रैक्ट करके हमारे सामने प्रेजेंट कर देगा, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको इसके बारे में भी सब कुछ समझ लग गया होगा। दोस्तों अब बात करते हैं रैंडम वैल्यूज के बारे में। यदि आपने ना एक ना मैट्रिक्स क्रिएट करनी हो जिसमें ना रैंडम वैल्यूज हो, मतलब कि उसमें कोई भी पैटर्न ना हो, कोई भी 4 वैल्यूज, जैसे हमें ना कोई भी 4 वैल्यूज चाहिए, ठीक है, तो ये क्या करेगा कोई भी 4 रैंडम नंबर्स को लेगा, उनको कंबाइन करके एक नंपाई एरे क्रिएट कर देगा, ठीक है। आपको किसी तरह की कोई भी एक्स्ट्रा मॉड्यूल की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हमें पाइथन में रैंडम मॉड्यूल को यूज़ करना पड़ता था ना, बट यहाँ पर जो सा नंपाई है इसमें ऐसा कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है यदि आप रैंडम नंबर्स को जनरेट करना चाहते हो, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको पता लग गया होगा इसके बारे में, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि यदि आपने गॉसियन जो सी वैल्यूज़ होती हैं उसे प्रिंट करवाना हो तो उसे हम कैसे करवा सकते हैं। जिनको नहीं पता कि गॉसियन क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। गॉसियन में ना हम ना एक ना रेंज ले लेते हैं, जैसे कि -1 से लेकर 1 तक की रेंज हम ले लेते हैं, या फिर -2 से लेकर 2 तक की रेंज, ठीक है। इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज होती हैं हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। यदि आप ऐसी कोई वैल्यूज को फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपने, यदि आप ऐसी वैल्यूज का एक एरे क्रिएट करना चाहते हो तो आपने सिंपली लिख देना है numpy.random.randn और ब्रैकेट में आपने डाल देना कि आप कितनी वैल्यूज का रैंडम एरे क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं बेसिक डाटा टाइप्स के बारे में कि जो सा हमारा नंपाई है इसमें कौन कौन से डाटा टाइप से यूज होते हैं। जैसे हमें पता है इंट, फ्लोट, ये तो नॉर्मल से हैं, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारे जो से डाटा टाइप्स हैं उसे हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्या किया numpy.arange और ब्रैकेट में डाल दिया 10, ठीक है। और हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इसमें जो सी वैल्यूज आएंगी, ठीक है, उसका डाटा टाइप क्या है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया a.d टाइप लिख के उसे रन कर दिया। इससे मुझे पता लग गया कि जो सा इसका डाटा टाइप
टाइप है वो क्या है, इंटीजर 32, मतलब कि यहाँ पर 32 बिट्स के इंटीजर्स हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको इसके बारे में पता लग गया होगा। दोस्तों इसी के साथ साथ यदि आप जो सा ये आपको इंटीजर दिख रहा है, आप यदि इसे फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हो और जो से ये आपको 32 बिट दिख रहा है, आप इसे चेंज करके 64 में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में आपने सिंपली कॉमा डालकर लिख देना है डी टाइप इज इक्वल टू, और सिंगल कॉमास में ठीक है लिख देना है फ्लोट 64, और आपने क्या कर देना है, रन कर देना है, और ये क्या करेगा 64 बिट के फ्लोट वैल्यूज को जनरेट कर देगा नंपाई एरे की फॉर्म में। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना 0.1.2. ये क्या डिनोट कर रहा है कि ये है फ्लोट वैल्यूज। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको इसके बारे में पता लग गया होगा। दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने क्या किया, यहाँ पर ना एक ना नंपाई जीरोस की मैट्रिक्स क्रिएट कर दी 3x3 की। ठीक है, और मैंने उसे प्रिंट करवा दिया। प्रिंट करवाने के बाद ना मैंने क्या किया, उसका ना डाटा टाइप चेक कर रहा हूँ मैं कि उसका डाटा टाइप क्या है। ठीक है, और इसने हमें बता दिया कि उसका डाटा टाइप है फ्लोट 64, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर पॉइंट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो से नंपाई जीरोस होते हैं और जो से नंपाई वंस होते हैं ये फ्लोट वैल्यूज होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ और डाटा टाइप्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पर ना हम कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप्स के बारे में भी बात करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने लिखा है 1 + 2j। ठीक है, और कॉमा डाल के मैंने लिख दिया 2 + 4j। ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप है। ठीक है, इसी तरह जो सा हमारे पास एक बूलियन डाटा टाइप भी होता है। जैसे आप देखते हो यहाँ पर मैंने क्या किया, एरे के बीच में नंबर्स ना डालकर मैंने यहाँ पर क्या किया, बूलियन डाल दिया, जैसे कि ट्रू फॉल्स। ठीक है, ये क्या है, बूलियन डाटा टाइप। ठीक है, और मैंने क्या किया, इसे प्रिंट करवा के चेक किया कि ये कौन सा डाटा टाइप है। मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा b.d टाइप, और इसने मुझे बता दिया कि ये क्या है, बूलियन डाटा टाइप। दोस्तों यदि आप डाटा टाइप्स के बारे में और जानना चाहते हो तो आप numpy की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ना वेरिएबल क्रिएट किया a = np.range, मतलब कि यहाँ पर मैं ना एक रेंज क्रिएट कर रहा हूँ या फिर numpy एरे क्रिएट कर रहा हूँ 0 से लेकर 9 तक का, और मैं ये फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि जो सा ए वेरिएबल है उसमें जो सा 5th इंडेक्स पर जो भी वैल्यू प्रेजेंट है ना, आप क्या करो उसे ना मुझे प्रिंट करके दे दो। ठीक है, तो मैंने सिंपली क्या लिखा, यहाँ पर ए और ब्रैकेट में डाल दिया 5। ठीक है, तो इस तरह हमें क्या पता लग जाएगा कि 5th इंडेक्स पर जो भी वैल्यू होगी वो हमारे सामने प्रिंट हो जाएगी। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर तो हमने 0 से लेकर 5 तक किया था। ठीक है, इसलिए हमारे पास जो सा 5th इंडेक्स है वहाँ पर हमें वैल्यू क्या मिल गई, 5। ठीक है, और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक numpy डायगोनल एरे क्रिएट किया। एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ना वेरिएबल ले लिया a, और वहां पर मैं ना एक ना डायगोनल मैट्रिक्स क्रिएट कर रहा हूँ जहाँ पर मैंने वैल्यूज डाल दी 1 2 और 3। ठीक है, और बाद में उसे ना मैंने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि सेकंड इस पोजीशन पर जो भी वैल्यू है वो हमारे सामने प्रिंट करके दे दो। ठीक है, तो इसने सबसे पहले क्या किया, प्रिंट कर दिया a, मतलब कि हमारे पास a की जो सी डायगोनल मैट्रिक्स है वो हमारे सामने प्रिंट होके आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, फाइंड आउट किया ये वाली लोकेशन। ठीक है, और यहाँ पर और इसने बता दिया कि इस लोकेशन पर 3 वैल्यू प्रेजेंट है। ठीक है, और इसने क्या किया, इसे प्रिंट करके हमारे सामने प्रेजेंट कर दिया। दोस्तों अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सेकंड पोजीशन पर तो 2 प्रेजेंट है। ठीक है, बट यहाँ पर तो प्रिंट 3 हो रहा है। तो दोस्तों मैं आपके एक क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ, ये रोज एंड कॉलम की फॉर्म में नहीं फॉलो करता। ये एक्चुअली पता कैसे वर्क करता है, मैं आपको बता देता हूँ। ये सबसे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 2। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये क्या करेगा 0। ठीक है, यहाँ पर आ गया, फिर आया 1 पर, फिर आया 2 पर। ठीक है, यहाँ पर आगे मतलब कि हम इस लिस्ट पर आ चुके हैं या फिर इस एरे पर आ चुके हैं जहाँ पर लिखा हुआ है 0 0 3। उसके बाद हमने क्या लिखा था 2, तो ये क्या करेगा, पहले लिखेगा 0 फिर 1 फिर ये 2, मतलब कि 2,2 पर कौन सी वैल्यू आ गई है 3, इसलिए यहाँ पर इसने प्रिंट किया 3। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको इसके बारे में पता लग गया होगा। दोस्तों अब बात करते हैं असाइनिंग वैल्यू के बारे में, कि यदि आपने किसी एक पर्टिकुलर जगह पर वैल्यू को पुट करना हो, ठीक है, तो हम उसे कैसे कर सकते हैं। तो हमने सिंपली यहाँ पर लिख देना a, और ब्रैकेट में मैंने डाल दिया पोजीशन, कि किस पोजीशन पर मैं वैल्यू को पुट आउट करना चाहता हूँ या फिर असाइन करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2,3। ठीक है, 2,1 सॉरी, और मैंने यहाँ पर पुट आउट कर दिया 2,1। ठीक है, और वहाँ पर हम पुट क्या करना चाहते हैं 5। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसे प्रिंट करवा दिया। अब चेक कर लेते हैं कि इसने सही किया है, मतलब कि काम सही किया है या फिर नहीं किया। ठीक है, तो आप देखते हो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ था 2, तो ये इसने ऐसे रन किया 0 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ गया ये 2।
ठीक है। और बाद में हमने क्या लिखा था यहाँ पर 1, तो इसने क्या किया, इसे कंसीडर किया 0 और इसे कंसीडर किया 1, ठीक है। और इसने क्या किया, इस इंडेक्स पर 5 को पुट आउट कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं स्लाइसिंग के बारे में, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप देखते हो मैंने यहाँ पर ना एक ना नंपाई एरे क्रिएट कर लिया है 10 तक का, ठीक है। अब इसकी ना स्लाइसिंग करते हैं, ठीक है। स्लाइसिंग का क्या मतलब होता है, मेरे ख्याल से आपने यदि सिंपल पाइथन की हुई है तो आपको पता होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, लिख दिया ए और उसके अंदर स्टार्टिंग इंडेक्स दे दिया और उसके बाद एंडिंग इंडेक्स दे दिया और ना स्टेप्स लिख दिए कि कितने स्टेप्स मतलब कि आपने छोड़ के आगे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर हमने 2 लिखा है तो ये क्या करेगा, एक एक छोड़ के आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ पर इसलिए लिख दिया, इसलिए यहाँ पर लिखा आ गया 1, 3, 5 एंड 7, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इजी है, ये सिंपल हमने पाइथन में भी किया हुआ है। ऑलरेडी डिफाइंड एरे में यदि आपने वैल्यूज़ को चेंज करना हो, मतलब कि मल्टीपल वैल्यूज़ को चेंज करना हो, ठीक है, तो उसे कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ना ए वेरिएबल में एक नंपाई एरे क्रिएट कर लिया 10 तक का, मतलब कि 0 से लेकर यहाँ पर हम 9 तक की एक रेंज ले ली है जिसका एक एरे क्रिएट हुआ है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ना नंपाई एरे क्रिएट कर लिया 0 से लेकर 9 तक का, ठीक है, ए रेंज की हेल्प से। और बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा ए और उसके अंदर बॉक्स ब्रैकेट में मैंने डाल दिया 5 कॉलन। इसका क्या मतलब है कि 5th इंडेक्स के बाद जितनी भी वैल्यूज होंगी ना उनको आप कन्वर्ट कर दो 10 में, मतलब कि रिप्लेस कर दो 10 से, ठीक है। और मैंने क्या किया, इसे ना रन कर दिया। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर 5th इंडेक्स पर, मतलब कि 5th इंडेक्स से लेकर जितनी भी आगे वैल्यूज थी वो 10 में कन्वर्ट हो चुकी है। नहीं तो हमें फॉर लूप यूज करनी पड़नी थी, ठीक है। यदि आप इतनी वैल्यूज को चेंज करना चाहते हो तो आप यदि सिंपल पाइथन यूज कर रहे हो तो आपको वहां पर फॉर लूप को क्रिएट करना पड़ना था, ठीक है। बट जो सा नंपाई है इसने क्या किया, हमारा जो सा टाइम है उसे बचा लिया, ठीक है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं यदि हमने रिवर्स करना हो उसके लिए हम क्या करेंगे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्या किया, बी नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया और मैंने यहाँ पर लिख दिया np.arange5। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 0 से लेकर 5 तक की एक ना लिस्ट बना रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो एक एरे क्रिएट किया हमने, नंपाई एरे क्रिएट किया, ठीक है। और मैंने क्या किया कि यहाँ पर लिखा कि 5 से लेकर आगे जितनी भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, आप क्या करो उसमें वैल्यूज पुट कर दो रिवर्स, मतलब कि बी में जितनी भी वैल्यूज हैं उनका रिवर्स कर दो, ठीक है दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि जो सा हमारे पास पहले रेंज वैल्यूज थी उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ना एक वेरिएबल क्रिएट किया बी और उसके अंदर मैंने ना रेंज लिख दी 0 से लेकर 4 तक की, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर डिफाइन किया कि 5 इंडेक्स से लेकर आगे जितने भी इंडेक्स होंगे आपने क्या करना है कि जो भी बी की वैल्यू थी, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर जो भी बी की वैल्यू थी 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 4 तक, सॉरी, ठीक है। तो आप जितनी भी वो वैल्यूज हैं उनको रिवर्स कर दो। उसके लिए मैंने क्या किया, स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी नहीं लिखी, एंडिंग पॉइंट कुछ भी नहीं लिखी। इसका क्या मतलब है कि ये पूरी लिस्ट को फॉलो करेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने -1 लिखा है, इसका क्या मतलब है, ये क्या करेगा, रिवर्स ऑर्डर में जितनी भी वैल्यूज है उनको प्रिंट कर देगा। आप देखते हो यहाँ पर ये क्या प्रिंट कर रहा है हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, फिर आ गया 4, 3, 2, 1, 0, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको इसके बारे में भी पता लग गया होगा। यदि आप कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं या फिर सिंपल पाइथन भी कर रहे होते तब भी आपको जो सा ये वाला पार्ट है ना, इसके करने के लिए आपको फॉर लूप या फिर और भी काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ना था। बट जो सा नंपाई है इसने हमारा काम कितना ज़्यादा आसान कर दिया। हमने क्या किया, बस एक लाइन लिखी और इसने क्या किया, जितनी भी हमारे पास रेंज थी या फिर लिस्ट थी या फिर आप कह लो एरे था, ठीक है, इसे रिवर्स ऑर्डर में भी कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कॉपीज एंड व्यूज के बारे में। दोस्तों जो सा कॉपीज एंड व्यूज वाला टॉपिक है ना, ये नंपाई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से सुनना, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ना एक ना ए वेरिएबल लिया और उसके अंदर रेंज डाल दी 0 से लेकर 9 तक की, ठीक है। और मैंने क्या किया, एक और वेरिएबल लिया बी नाम का और उसके अंदर ए की जितनी भी वैल्यूज थी उसे स्टोर करवा दिया। बट यहाँ पर एक कंडीशन थी कि आपने क्या करना है, एक एक वैल्यू को छोड़ कर वैल्यूज को पुट आउट करना है बी में, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास बी में कौन कौन सी वैल्यूज आ गई हैं, 0, 2, 4, 6 एंड 8। हमें दिखने में तो ऐसे ही लग रहा है कि जो भी ए में वैल्यूज थी वो कॉपी होके किस में आ चुकी है, बी में, ठीक है। बट दोस्तों यहाँ पर ना एक ना ट्विस्ट है। ट्विस्ट पता क्या है, जैसे कि आप यदि यहाँ पर लिखोगे np.shares memory और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में डाल दिया a, b और यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रू है, ठीक
ठीक है दोस्तों, आप सोचोगे कि यार इसका क्या मतलब है, मैं आपको समझा देता हूँ। एक्चुअली ना पता क्या होता है, जो सा numpy है ना वो ना मैंने आपको बताया था कि मेमोरी मैनेजमेंट करता है। ठीक है, ये ना चाहता है कि जो सी मेमोरी है वो कम से कम यूज हो। ठीक है, तो ये क्या करता है, जब हमने क्या किया एक ही एक मैट्रिक्स क्रिएट की, ठीक है, तो इसने क्या किया, ये जो सी वैल्यूज है इसे मेमोरी में स्टोर करवा दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, जो सी एक ही वैल्यूज थी एक एक छोड़ के वो सारी वैल्यूज को हमने बी में स्टोर करवा दिया। हमें तो ऐसे ही लगा कि जो भी वैल्यूज थी 0, 2, 4, 6 एंड 8 है ये बी में जाकर स्टोर हो गई हैं। बट एक्चुअली में पता क्या हुआ है, जो सा numpy है इसने मेमोरी को बचाने के लिए ए के जो से इंडेक्स थे ना उसे बी में जाकर स्टोर कर दिया, ना कि जो सी वैल्यूज हैं उसे स्टोर करवाया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा आ रहा है शेयर मेमोरी ट्रू, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि जो सा numpy है उसने क्या किया, ए के जो भी इंडेक्सेस थे उसे बी में स्टोर करवाया, ना कि जो सी वैल्यूज हैं उसे स्टोर करवाया, क्योंकि वो ज़्यादा जगह घेरते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा आ रहा है शेयर मेमोरी इज इक्वल टू ट्रू। दोस्तों यदि आपको अभी भी कोई भी यकीन नहीं हो रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्या किया, बी की जो सा 0 इंडेक्स है उसकी वैल्यू को 10 लिख दिया और मैंने क्या किया, इसे रन कर दिया। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा आ गया, एरे 10, 2, 4, 6 एंड 8, मतलब कि हमारा जो सा 0 इंडेक्स है वो 10 में कन्वर्ट हो चुका है। अब यदि आप ए को प्रिंट करवाओगे ना तो आपके सामने आएगा 10, 1, 2, 3, 4 इस तरह 9 तक। इसका क्या मतलब है कि बी के अंदर ए का ही इंडेक्स हमने पुट आउट किया था। यदि हम बी के अंदर कोई भी चेंज करेंगे तो वो चेंज किस में हमें रिफ्लेक्ट होगा, ए में। ठीक है, इसीलिए बी में वैल्यू को चेंज करने से हमारी जो सी ए की वैल्यू है वो भी चेंज हो गई है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इनकी जो सी मेमोरी है वो शेयर्ड है और सेम है, इस वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, यदि आप इसे चेंज करना चाहते हो कि आप नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो तो आपने कॉपी को यूज करना है। आपने सिंपली क्या करना है, जैसे आप क्या करना चाहते हो, ए की जो सी ये वाले इंडेक्सेस हैं इनको आपने क्या किया, कॉपी कर लिया। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो उसकी वैल्यूज है वो कॉपी होके सी में स्टोर हो रही हैं और मैंने यहाँ पर क्या किया, सी को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब आगे दोस्तों देख सकते हो, अब हम चेक कर लेते हैं कि ए कॉमा सी कहीं वो शेयर तो नहीं कर रही मेमोरी को। ठीक है, और दोस्तों जब मैंने इसे रन किया तो हमें पता लगा कि नहीं, ये जो से अब मेमोरी शेयर नहीं कर रहे। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। अब यदि मैं सी के अंदर वैल्यू को चेंज करता हूं, जैसे 0 इंडेक्स पर यदि मैं 10 लिख देता हूं, तब यदि मैं ए को प्रिंट करवाऊं तो आप देख सकते हो ए में कोई भी चेंज नहीं आया है। ये क्या शो कर रहा है कि जो सी हमारी मेमोरी है ए अलग है, सी अलग है, बट जो सा ए एंड बी था उसमें जो सी मेमोरी थी वो सेम थी। ठीक है, क्योंकि बी के अंदर अकेले इंडेक्सेस सेव हो रहे थे, ना कि वैल्यूज। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद आपको इसके बारे में भी पता लग गया होगा। दोस्तों अब बात करते हैं फैंसी इंडेक्सिंग के बारे में। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ना numpy एरे क्रिएट किया इंटीजर्स का। तो मैंने यहाँ पर लिखा एक वेरिएबल क्रिएट किया ए नाम का और यहाँ पर लिखा है numpy.random.randint, क्योंकि हम यहाँ पर इंटीजर क्रिएट कर रहे हैं। और मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट लिखा 0 और एंडिंग पॉइंट क्या लिखा 20, और मुझे कितने पॉइंट्स चाहिए 15, तो यहाँ पर मैंने 15 लिख के इसे रन कर दिया और हमारे पास एक numpy एरे क्रिएट हो गया 0 से लेकर 20 तक का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर ना एक ना मास्क नाम का एक ना वेरिएबल क्रिएट किया और उसके अंदर मैंने स्टोर करवाया ए जो हमारे पास वेरिएबल था वो। ठीक है, और मॉड्यूलस का साइन 2 = 0। इसका क्या मतलब है कि यदि हम 2 को a के साथ डिवाइड करेंगे जो भी रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए। इसका ये मतलब है, मैंने आपको बेसिक बता दिया है। दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ए के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उसे मैंने एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। कौन सी वैल्यूज, जो भी मास्क के अंदर आएंगी, मतलब कि जिनका भी रिमाइंडर 0 होगा, अकेली वो वाली वैल्यूज को हम एक्सट्रैक्ट करके किस में डाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए वेरिएबल में। ठीक है, और मैंने इसे रन कर दिया। आप देखते हो यहाँ पर वो सारी वैल्यूज आ चुकी हैं जिनका रेडियस 0 है। ये ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग तरीका है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मास्क कर सकते हैं, या फिर आपसे कह सकते हो इंडेक्सिंग को सेव कर सकते हैं किसी और वेरिएबल में। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। दोस्तों अब मैंने क्या किया, ए ब्रैकेट के अंदर मास्क डाल दिया और =-1 डाल दिया। ठीक है, इससे क्या होगा कि मास्क में मतलब कि जब भी रिमाइंडर 0 होगा उसकी जगह पर ये क्या पुट आउट कर देगा, -1। दोस्तों आप देख सकते हो जहां जहां पर भी वैल्यू 0 आएगी, मतलब कि जिस वैल्यू में भी 0 आएगा, ये क्या करेगा, जिस भी वैल्यू का रिमाइंडर 0 आएगा उसे रिप्लेस करके -1 लिख देगा। इसी तरह ये क्या करेगा, पूरी लिस्ट में या फिर पूरी एरे में ये सारा परफॉर्म कर देगा। हमें किसी तरह की
की भी कोई भी फॉर लूप अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। आगे मैंने क्या किया, एक ना एरे क्रिएट किया, एरे ऑफ इंटीजर, जिसमें मैंने स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया 0 और एंडिंग पॉइंट ले लिया 100। ठीक है, और यहाँ पर मैंने 10 कोई भी पॉइंट्स ले रहा हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर 0, 10 मतलब कि 90 तक वैल्यूज आ चुकी हैं। अब दोस्तों मैं पता क्या चाहता हूँ कि जो हमारे पास ये वाली वैल्यूज गिवन है ना, मैं ना इनके इंडेक्सेस का एक ना एरे क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो बिल्कुल सिंपल है। आपने क्या करना है, यहाँ पर लिख देना ए, ठीक है, और उसके अंदर आपने क्या करना है, 2 ब्रैकेट्स डाल देनी है और उसके अंदर आपने इंडेक्स नंबर डाल देना है कि आप किस इंडेक्स का एक एरे क्रिएट करना चाहते हो। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इंडेक्स नंबर 2 डाल दिया, फिर 3, फिर 2, फिर 4, फिर 2। ठीक है, मैंने 2 इसलिए बार बार डाला है ताकि मैं आपको बता सकूँ कि एक एरे में मल्टीपल टाइम्स आप एक ही इंडेक्स को बार बार कॉल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ था 2, आप देख सकते हो 0, 1, 2। सेकंड इंडेक्स पर क्या है 20, तो यहाँ पर क्या आ गया 20। थर्ड इंडेक्स पर क्या है 30, इसी यहाँ पर क्या आ गया 30। इसी तरह सेकंड इंडेक्स पर 20 था, फोर्थ इंडेक्स पर क्या था 40 एंड सेकंड इंडेक्स पर था 20। इस तरह आप क्या कर सकते हो, इंडेक्सेस की हेल्प से भी एक नंपाई एरे को क्रिएट कर सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि यदि आपने मल्टीपल इंडेक्सेस पर वैल्यूज को चेंज करना हो तो उसे हम कैसे कर सकते हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, लिख देना है ए और उसके अंदर जो भी इंडेक्सेस हैं, इंडेक्सेस के नंबर है उनको डाल देना। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने लिख दिया 9,7 और उसे इक्वल कर दिया -200। ठीक है, और मैंने क्या किया, इसे रन कर दिया और ये क्या करेगा, 9th एंड 7 इंडेक्स पर जो भी वैल्यू होगी ना उसे रिप्लेस करके वहां पर लिख देगा -200। ठीक है, इस तरह हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल इंडेक्सेस पर वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों अब बात करते हैं एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस के बारे में। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ना वेरिएबल क्रिएट किया ए नाम का और उसके अंदर मैंने नंपाई एरे क्रिएट किया है 1, 2, 3 एंड 4, मतलब कि ये एक 1D एरे है। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, उस एरे में उस 1D एरे में मैं 1 को प्लस कर रहा हूँ। ठीक है, जब आप 1 को प्लस करोगे ना इस एरे में, तो ये क्या करेगा, ये जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं इस एरे में, ये सभी के साथ एडिशन परफॉर्म कर देगा और हमारे पास क्या आ जाएगा 2, 3, 4, 5। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग क्या है वो मैं आपको आगे बता दूंगा, आप बस इतना समझ लीजिए, जब आप इसे एडिशन करोगे +1 करोगे तो ये क्या करेगा, हर एक वैल्यू के साथ, हर एक एलिमेंट के साथ एडिशन परफॉर्म कर देगा। अकेली एडिशन ही नहीं, यदि आप यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्या किया, A**2, इसका क्या मतलब है, A का स्क्वायर। ठीक है, यदि आप यहाँ पर 3 लिखते तो यहाँ पर क्या आना था, A का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्क्वायर लिखा है तो हमारा क्या हो गया 1, 4, 9 एंड 16। जैसे यहाँ हमारे पास था 1, 2, 3 एंड 4, 1 का बन गया 1, ठीक है, 2 का बन गया 4, 2 2 4, ठीक है, 3 3 का 9 एंड 4 4 16। ठीक है, और यहाँ पर हमें ना डी टाइप भी गिवन है, इसका डाटा टाइप भी गिवन है जो कि है इंटीजर 32। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको इतना पता लग गया होगा। ठीक है, अब थोड़े और ऑपरेशंस के बारे में देखते हैं। दोस्तों एग्जांपल के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ना एक ना वेरिएबल क्रिएट किया b नाम का और उसके अंदर मैंने नंपाई 1s क्रिएट किया है। ठीक है, जो कि है 4, मतलब कि उसकी लेंथ क्या है 4। ठीक है, और उसके अंदर मैं एडिशन क्या कर रहा हूँ 1 का। ठीक है, मतलब मैं 1 को ऐड कर रहा हूँ उसमें। ठीक है, और बाद में मैंने क्या किया, b को प्रिंट करवा दिया ताकि आपको पता लग जाए कि प्रिंट होने के बाद क्या आ जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हो, यदि हम इसे रन करेंगे, मतलब कि ये जो सा लास्ट वाला पार्ट है, यदि मैं इसे रन नहीं करूंगा तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी 2 2 2 एंड 2, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया था, 1 डायमेंशनल एरे क्रिएट किया था 1s का। ठीक है, और बाद में मैंने उसमें 1 को प्लस कर दिया, इसलिए यहाँ पर 2 2 आ रहा है, नहीं तो 1 1 आना था। ठीक है, बाद में लास्ट में मैंने क्या किया, यहाँ पर a - b कर दिया, मतलब कि मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास a की वैल्यू तो पहले से गिवन थी। ठीक है, और मैंने क्या किया, जो सी ये वाली b की वैल्यू है उसके साथ इसे माइनस कर दिया और हमारे पास आ गया -1, 0, 1 एंड 2। ठीक है दोस्तों, आप खुद भी परफॉर्म इसे करके देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब आगे देख सकते हैं। आगे मैंने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म किया है। ठीक है, मैंने क्या किया, a को मल्टीप्लाई कर दिया b के साथ। ठीक है, और हमारे पास क्या आ गया 2, 4, 6 एंड 8। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में। ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन थी, अब बात करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट किया c नाम का और उसके अंदर मैंने डायगोनल एक एरे क्रिएट किया, मतलब कि डायगोनल एलिमेंट्स का एक एरे क्रिएट किया। ठीक है, और वहां पर मैंने क्या किया, c क्रॉस c कर दिया, मतलब कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसका डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यदि आप डायरेक्ट भी लिखोगे c मल्टीप्लाई बाय c या फिर c*c लिखोगे या फिर c डॉट ब्रैकेट में c, यदि ऐसे भी लिखोगे तब भी आपका जो सा आंसर है वो बिल्कुल सेम आएगा। जैसे कि आप देख सकते हो
यहाँ पर जो सी मल्टीप्लीकेशन है उसके होने के बाद हमारे पास जो सा आंसर है वो एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, मतलब कि चाहे आप C स्टार C लिख दो या फिर C डॉट प्रोडक्ट ऑफ ब्रैकेट में C डाल दो, तब भी आपकी जो सी आउटपुट है वो बिल्कुल सेम आएगी। आप जो सा मर्जी मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कंपैरिजन के बारे में। एग्जांपल के लिए मैंने क्या किया, दो ना वेरिएबल ले लिए A एंड B। ठीक है, और उसके अंदर ना दो एरेज क्रिएट किए, नंपाई एरेज। ठीक है, और मैं ना कंपेयर कर रहा हूं इन दोनों में, मतलब कि मैं चेक कर रहा हूं कि इन दोनों में जो सी वैल्यूज है वो सेम है या नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एलिमेंट वाइज कंपैरिजन करेगा। मतलब कि इसने चेक किया पहले कि 1 नॉट इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया, फॉल्स, और यहां पर क्या था 2, और यहां पर भी है 2, तो यहां पर क्या आ गया, ट्रू। ठीक है, और यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, तो फॉल्स आ जाएगा। यहां पर 4 है, यहां पर 4 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ट्रू। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। आगे मैंने चेक किया कि क्या जो सी ए के एलिमेंट्स हैं वो बी से बड़े हैं। ठीक है, मैंने वो चेक किया। हमने पहला चेक किया, यहां पर 1 है वो तो छोटा है। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, फॉल्स। ठीक है, और यहां पर ये तो दोनों सेम ही है, तो यहां पर फिर से आ गया फॉल्स। और यहां पर कंडीशन ट्रू हो रही है क्योंकि यहां पर 3 है, यहां पर 2 है। हमने कहा था जो सा ए एलिमेंट है वो बड़ा होना चाहिए एज कंपेयर टू बी के। ठीक है, सिमिलरली इस केस में भी ये दोनों सेम है, तो यहां पर क्या आ गया, फॉल्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे हमने यहां पर क्या कर रहे हैं कि हम एरे वाइज कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, एलिमेंट वाइज कंपैरिजन कर रहे थे, अब हम एरे वाइज कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे, हमने सिंपली क्या किया, 3 वेरिएबल क्रिएट किए और वहां पर नंपाई एरे क्रिएट कर लिया। ठीक है, यदि आप एरे वाइज कंपैरिजन करना चाहते हो ना, तो आपको लिखना पड़ेगा np डॉट एरे इक्वल, और ब्रैकेट में जिन जिन एरे को आप कंपेयर करना चाहते हो उसको आप यहां पर लिख दोगे। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये पूरे एरे को चेक करेगा कि यदि ए और बी वाला एरे एग्जैक्ट सेम होगा तभी यहां पर ट्रू आएगा, नहीं तो यहां पर क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, पिछली बार क्या था, जब हम एलिमेंट वाइज कर रहे थे तब वो क्या कर रहा था, एलिमेंट वाइज चेक कर रहा था कि ये इसके इक्वल है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। दोस्तों अब आप देख सकते हो जैसे कि हमने ए एंड सी का भी ऐसे ही किया हुआ है। ठीक है, अब आगे है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशन दोस्तों आपने पहले भी पढ़ा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, जिनको नहीं पता उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अभी बता दूंगा आपको। ठीक है, यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर ना ए एंड बी नाम का 2 वेरिएबल्स क्रिएट किए और उसके अंदर मैंने नंपाई एरे क्रिएट किया। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने नंपाई एरे क्रिएट किया है और यहाँ पे मैंने ना डी टाइप डिफाइन कर लिया कि ये बुलियन है। बुलियन का ये मतलब है कि जहां जहां आपको 1 दिख रहा है उसका मतलब है ट्रू, और जहां जहां आपको 0 दिख रहा है उसका मतलब है फॉल्स। ठीक है दोस्तों, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म किया है। ठीक है, जिनको नहीं पता कि और ऑपरेशन क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूं। इसमें क्या होता है कि यदि पहली वैल्यू ट्रू है और दूसरी वैल्यू भी ट्रू है तो उसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। ठीक है, यदि पहली वैल्यू ट्रू है और दूसरी वैल्यू फॉल्स है तो उसका आंसर भी क्या आएगा, ट्रू। ठीक है, और को आप ऐसे मान सकते हो कि यदि दोनों कंडीशन ट्रू है तब भी ट्रू होगा, यदि उन दोनों में से एक भी ट्रू है तब भी वो क्या होगा, ट्रू। ठीक है, यदि दोनों 0 है, जैसे आप देखते हैं यदि दोनों फॉल्स है तभी आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, या फिर फॉल्स। ठीक है, ऐसे आप देख सकते हो यहां पर क्या था 1 1, तो यहां पर क्या गया, ट्रू। यहां पर क्या था 1 0, यहां पर क्या गया, ट्रू। यहां पर क्या था 0 1, और यहां पर क्या आ गया, ट्रू। और यहां पर क्या था 0 एंड 0, तो यहां पर क्या आ गया, फॉल्स, क्योंकि यहां पर हम क्या कर रहे हैं, लॉजिकल और ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हमारा एक और ऑपरेशन होता है एंड। ठीक है, एंड ऑपरेशन में क्या होता है कि हम चेक करते हैं यदि दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी आंसर ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। जैसे आप देखते हो यहां पर भी 1 था, यहां पर भी 1 था, तो यहां पर क्या आ गया, ट्रू। ठीक है, यहां पर क्या आ रहा था, ट्रू, और यहां पर क्या था, फॉल्स, इसलिए यहां पर क्या गया, फॉल्स। इसी तरह ये और इसी तरह ये, इसीलिए यहां पर एक ही कंडीशन में ट्रू आंसर आ रहा है, नहीं तो बाकी सारियों में क्या आ रहा है, फॉल्स। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक ना वेरिएबल क्रिएट किया एग्जांपल के लिए ए। ठीक है, और उसके अंदर मैंने नंपाई एरे क्रिएट किया है रेंज की फॉर्म में 5 का, मतलब कि हमारे पास 5 वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, और मैंने क्या किया, वहां पर उसका साइन ऑपरेशन अप्लाई किया है। यदि आपने दोस्तों 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री की हुई है तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि साइन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, हमने सिंपली क्या किया, जो भी वैल्यूज आएंगी, जैसे आपको पता होगा कि साइन 0 क्या होता है, 0, तो यहां पर क्या गया, 0। इसी तरह साइन 1 की वैल्यू क्या होती है, ये। ठीक है, इसी तरह साइन 2 की वैल्यू क्या होती है, ये, और साइन 3 की वैल्यू ये होती है, और 4 की वैल्यू क्या होती है, ये। ठीक है दोस्तों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कि आपको याद नहीं करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने बस आपको बता दिया है कि आप नंपाई की हेल्प से जो से ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शंस होते हैं इनको भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे साइन हो गया, लॉग हो गया, कॉस हो गया। ठीक है, ये सभी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह आप लॉग को भी अप्लाई कर सकते हो और आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं।
आगे यहाँ पर आप एक्सपोनेंशियल भी यूज कर सकते हो, मतलब कि e की पावर x, ठीक है। मेरे ख्याल से आपने इसके बारे में भी सुना होगा, ठीक है। इसकी तरह आप क्या कर सकते हो, numpy की हेल्प से एक्सपोनेंशियल को भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं शेप मिसमैच के बारे में, ठीक है। शेप मिसमैच पता क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सा मैट्रिसेस होता है इसमें क्या होता है, यदि आपकी डायमेंशन सेम ना हो तब वहां पर हम ना ही एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ना वेरिएबल क्रिएट किया ए नाम का, और उसके अंदर मैंने numpy एरे क्रिएट किया है 4 तक का, मतलब कि 0 1 2 एंड 3, ठीक है। और मैं ना उसमें एडिशन कर रहा हूं, मतलब कि उस एरे को मैं ऐड कर रहा हूं विद numpy एरे ऑफ 1 एंड 2। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या है, जो से हमारी वैल्यूज है वो मिसमैच है, क्योंकि यहाँ पर 4 वैल्यूज है और यहाँ पर 2 वैल्यूज है, इसलिए ये क्या कर रहा है, हमें एरर शो कर रहा है, ठीक है। दोस्तों अब बात करते हैं बेसिक रिडक्शंस के बारे में, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटिंग सम्स के बारे में, मतलब कि जैसे आपके पास ना एक ना वेरिएबल है x नाम का और मेरे पास एक numpy एरे है, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा है np.sum और यहाँ पर मैंने वेरिएबल का नाम डाल दिया। तो ये क्या करेगा, मतलब कि इस एरे में जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये क्या करेगा, उन सभी को ऐड कर देगा। जैसे आप देख सकते हो 3 हो गया, ये 3 3 6 एंड 4 एंड 10, ठीक है। ये क्या करेगा, जितने भी एलिमेंट्स है यहाँ पर प्रेजेंट उन सभी का क्या कर देगा, सम कर देगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं, आगे मैंने क्या किया आप देख सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं रो एंड कॉलम वाइज सम के बारे में। दोस्तों अभी तक हमने क्या किया था, जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इस एरे में हमने क्या किया था, उन सभी का सम कर दिया था विद द हेल्प ऑफ डॉट सम की हेल्प से। यदि आप क्या करना चाहो कि यदि आप रो वाइज या फिर कॉलम वाइज सम करना चाहो तो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर ना मैंने 2D एरे ले लिया, एक्स में आप देख सकते हो, ठीक है। और बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पर ना लिखा x डॉट सम एक्सिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। दोस्तों यदि आप ना एक्सिस इज इक्वल टू 0 लिखोगे ना तो ये क्या करेगा, कॉलम वाइज सम कर देगा, मतलब कि ये कॉलम जैसे आप देखते हो यहाँ पर कॉलम्स कौन से हैं, 1 2, ठीक है, और 1 2, मतलब कि हमारे पास 2 कॉलम्स हैं। तो इसने क्या किया, 1 को 2 के साथ प्लस कर दिया, हमारे पास आ गया 3। इसी तरह 1 + 2 3 आ गया, ठीक है। यदि आप 0 की जगह 1 लिख दोगे, एक्सिस इज इक्वल टू 1 लिख दोगे तो ये क्या करेगा, रो वाइज सम कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 + 1 क्या होता है 2 और 2 + 2 क्या होता है 4, ठीक है। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, रो वाइज एंड कॉलम वाइज सम कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जहां पर भी आपको एक्सिस इज इक्वल टू 0 दिखेगा उसका मतलब है कॉलम, ठीक है। और जहां पर भी आपको एक्सिस इज इक्वल टू 1 दिखे उसका क्या मतलब है, रो, ठीक है। हम वहां पर रो की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर 0 है, वहां पर हम कॉलम की बात कर रहे हैं। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं अदर रिडक्शंस के बारे में, ठीक है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास एक numpy एरे है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर लिखा x.min, तो x.min क्या करेगा, इनमें जितने जोन से भी सबसे मिनिमम वैल्यू है ना ये उसे प्रिंट कर देगा। यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 1, तो इसने क्या प्रिंट कर दिया 1, ठीक है। यदि हम डॉट मैक्स लिखेंगे तो यहाँ पर क्या ये प्रिंट कर देगा मैक्सिमम वैल्यू जो कि है 3, ठीक है। और दोस्तों यदि आप यहाँ पर argmin लिखोगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इंडेक्स नंबर फाइंड आउट कर देगा, मतलब कि आप देखते हो जो सा सबसे कम वैल्यू कौन सी है 1, ठीक है, और इसका इंडेक्स नंबर क्या है 0, तो ये क्या प्रिंट कर देगा हमें 0। जब भी आप उस वैल्यू के इंडेक्स को फाइंड आउट करना चाहते हो जिसकी वैल्यू सबसे कम है तो आप लिखोगे argmin, ठीक है। और यदि आप मैक्सिमम फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे, सिंपली argmax, और आपके पास इंडेक्स नंबर आ जाएगा जहां पर हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब कि उस एरे की सबसे मैक्सिमम वैल्यू जहां पर भी प्रेजेंट होगी आपको उसका इंडेक्स नंबर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं, दोस्तों अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस के बारे में, ठीक है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्या किया, np.all यूज किया है, ठीक है। ऑल का क्या मतलब है कि यदि कि जितनी भी आपने यहाँ पर बुलियन वैल्यूज फिल आउट की हैं यदि वो सारी ट्रू होंगी तभी हमारा आंसर क्या आएगा, ट्रू, ठीक है। यदि उनमें से एक भी फॉल्स होगी तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स, ठीक है। और डॉट एनी का क्या मतलब है कि इनमें से यदि कोई एक भी ट्रू है ना तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू, ठीक है। यदि सारी फॉल्स हैं तो यहाँ पर आएगा फॉल्स, यदि एक भी ट्रू है तो हमारा आंसर क्या आएगा, ट्रू, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास आंसर ट्रू, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अब आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ना वेरिएबल क्रिएट किया a नाम का और यहाँ पर मैंने numpy zeros की मैट्रिक्स क्रिएट की है 50 by 50 की, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने चेक किया कि वो जीरोस की सारी मैट्रिक्स है, तो हमने क्या चेक किया कि वो जो सी मैट्रिक्स क्रिएट हुई है उस मैट्रिक्स में कोई भी एलिमेंट ऐसा है जो 0 के अलावा हो, ठीक है। हमें पता है ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता क्योंकि हमने बनाई 0 की मैट्रिक्स है, तो इसका आंसर क्या आ गया, फॉल्स, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं, आगे मैंने क्या किया, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने np.all लिखा, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिखा कि a की सारी वैल्यूज a के इक्वल है, ये तो होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, ट्रू,
ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आप ना जो से कॉम्प्लेक्स जो से मेथड्स हैं उनको भी यूज कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्या किया, 3 वेरिएबल्स क्रिएट किए और 3 ही हमारे पास क्या है, नंपाई एरेज। ठीक है, और मैंने क्या किया, यहाँ पर चेक किया कि जो सी ए की वैल्यूज हैं वो लेस देन इक्वल टू बी है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिखा एंड ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म कर रहा हूं, मतलब कि जब ये वाली वैल्यू, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन यदि सेटिस्फाई करेंगी तभी हमारा आंसर क्या आएगा, ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वैसे डॉट ऑल भी लिखा हुआ है, उससे भी आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 कंडीशन देखी है। ठीक है, यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी तभी हमारा आंसर क्या आएगा, ट्रू। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा स्टैटिक्स पार्ट में। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आपने मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बात की होगी या फिर आपने सुना होगा स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। यदि आपने 10th क्लास की है मेरे ख्याल से आपको पता होगा। दोस्तों आपको यदि नहीं पता तो आप टेंशन मत लेना, जब हम स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी वाली जो इसके बाद वाली सीरीज है जब आप उसे फॉलो करोगे तब आपके जो भी डाउट्स है रहते हुए, जो से भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो जिनको पता है मैं उनको बता देता हूँ। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने 2 वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, एक्स एंड वाई, और मैंने क्या किया, यहाँ पर ना एरेज क्रिएट किए हुए हैं। एक है हमारा 1 डायमेंशन एरे और दूसरा क्या है, 2 डायमेंशन एरे। मुझे पता कैसे लगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2 ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, और मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा एक्स डॉट मीन, और ये क्या करेगा, जो ये वाला एरे है ना इसका मीन फाइंड आउट करके मुझे दे देगा। ठीक है, यदि मैं मीडियन को फाइंड आउट करना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, नंपाई डॉट मतलब कि np डॉट मीडियन ब्रैकेट में x, और हमारे पास क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा x वेरिएबल का, मतलब कि x एरे का हमारे पास मीडियन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यदि जैसे कि हमारे पास अब y एक वेरिएबल था जहां पर हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे था। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या लिखा, np डॉट मीडियन, और यहां पर मैंने लिख दिया y, और मैंने कॉमा डाल के लिख दिया x इज इक्वल टू -1। इसका क्या मतलब है, हम लास्ट एक्सिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसने हमें ना क्या किया, लास्ट एक्सिस का जो भी मीडियन होगा वो हमारे सामने प्रेजेंट कर देगा और उसका एक एरे क्रिएट कर देगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आप ना स्टैंडर्ड डेविएशन भी उसका फाइंड आउट कर सकते हो। आपने सिंपली लिख देना x डॉट और स्टैंडर्ड, ठीक है, और ब्रैकेट में ब्रैकेट्स डाल देने हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि यदि आपने कोई टेक्स्ट फाइल को लोड करना हो, मतलब कि नंपाई की हेल्प से आपने उसे लोड करना हो, तो उसे हम कैसे लोड कर सकते हैं, या फिर जो टेक्स्ट फाइल है उसे रीड करना हो तो हम उसे कैसे रीड कर सकते हैं। तो आपने सिंपली लिख देना डाटा वेरिएबल, मतलब आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया डाटा नाम का, और उसके अंदर लिखा np डॉट लोड टेक्स्ट, और ब्रैकेट में मैंने उसका नाम दे दिया, मतलब कि उस टेक्स्ट फाइल का नाम दे दिया जो कि है population.txt। ठीक है, और मैंने यहाँ पर डाटा लिखकर वो जितना भी डाटा था उसे प्रिंट करवा दिया है। दोस्तों आप देखते हो ये सारा डाटा हमारे पास आ चुका है। दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 4 कॉलम्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन सभी कॉलम्स को एक जगह स्टोर करने के लिए 4 वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए और उसे इक्वल कर दिया डाटा डॉट ट्रांसपोज। यहाँ पर जो सा आपको टी दिख रहा है इसका मतलब है हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, मतलब कि जो सा ये वाला डाटा है इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं और उसकी जो भी वैल्यूज हैं उनको ये सारे वेरिएबल्स में स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, यदि आप जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्या किया, प्रिंट ब्रैकेट में ईयर लिख दिया, और जब मैं उसे रन करूंगा तो जितने भी ईयर्स वाला जो भी कॉलम था वो मेरे सामने प्रिंट हो जाएगा, वो भी नंपाई एरे की फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। आगे मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा पॉपुलेशन, एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसके अंदर मैंने डाटा लिखकर और ब्रैकेट में डाला कॉलन कॉमा, उसके बाद मैंने लिखा 1 कॉलन। इसका क्या मतलब है कि मुझे सारी रोज चाहिए, मतलब कि सारी रोज चाहिए, कौन से कॉलम से कौन से कॉलम तक, जो आपको यहाँ पर कॉमा दिख रहा है। ठीक है, इससे पहले जो भी आपको वैल्यू दिखेगी वो क्या होगी, रो नंबर। ठीक है, और इसके बाद जो भी आपको वैल्यू दिखेगी वो क्या है, कॉलम नंबर। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर तो अकेला कॉलम्स डाले हुए हैं, सिंपली कॉलम्स डाले हुए हैं। इसका क्या मतलब है कि सारी रोज, मतलब कि जितनी भी रोज हमारे पास प्रेजेंट है उन सभी को सिलेक्ट कर लो, बट कौन से कॉलम की वो हम अभी देखते हैं। ठीक है, तो कॉमा की बाद हमारे लिखा हुआ है 1, मतलब कि 1 से लेकर एंड तक। ये आप देख सकते हो कॉलम के बाद कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, कॉलम से पहले जो भी आपको वैल्यू दिखे वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जो भी एंडिंग पॉइंट होता है वो उसके बाद होता है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 1। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स से लेकर एंडली इंडेक्स तक, मतलब कि जितने भी बाकी इंडेक्स प्रेजेंट है उन सभी इंडेक्सेस तक जितनी भी वैल्यूज हैं उन सभी को सिलेक्ट कर लो और उसे स्टोर कहां पर करवा लो, पोल्यूशन में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पोल्यूशन जो सा हमारा वेरिएबल है उसे मैंने प्रिंट करवा दिया। अब देखते हो यहाँ पर हमारे पास जो सा फर्स्ट वाला कॉलम था वो हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग कहां से की थी, इंडेक्स नंबर 1 से।
ठीक है। आप देख सकते हो जो सा फर्स्ट वाला कॉलम है, डेट वाला कॉलम है, वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, सॉरी ईयर वाला जो सा कॉलम है वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है 30,000 से, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है 30,000 से। तो इसने क्या किया, जो सा फर्स्ट वाला कॉलम था उसे क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, या फिर उसे सिलेक्ट ही नहीं किया, ठीक है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, जो से कॉलम्स है और रोज है उनको सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी हम जब पांडास वगैरह पढ़ेंगे ना तब आपको मैं इससे और ज्यादा अच्छे से समझा दूंगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि यदि आपने कॉलम वाइज स्टैंडर्ड डेविएशन को अप्लाई करना हो तो उसे हम कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपने सिंपली लिख देना वेरिएबल का नाम डॉट स्टैंडर्ड और ब्रैकेट में डाल देना आपने एक्सिस इज इक्वल टू 0 जो कि रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। तो इसने क्या करना है, कॉलम वाइज आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करके आपके सामने दे देनी है, और वो किसकी फॉर्म में होगी, नंपाई एरे की फॉर्म में होगी, ठीक है। और यदि आप एक्सिस इज इक्वल टू 1 लिखोगे तो ये क्या करेगा दोस्तों, आप देखते हो यहाँ पर तो हम आर्ग मैक्स कर रहे हैं। यदि आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर रहे होते तो इसने क्या करना था, रो वाइज स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करके आपके सामने प्रेजेंट कर देना था। यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, नंपाई डॉट आर्ग मैक्स। तो ये क्या करेगा, पॉल्यूशन जो सा हमारा वेरिएबल है उसमें रो वाइज ये चेक करेगा कि किसकी सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू है, और उन सभी का क्या कर देगा, नंपाई एरे क्रिएट करके हमारे सामने प्रेजेंट कर देगा। तो दोस्तों जो सा ब्रॉडकास्टिंग वाला टॉपिक है ना वो बहुत ज्यादा इजी है, बट आपको ना थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर ना हमारे पास एक ना ग्राफ दिया हुआ है या फिर एक डायग्राम दी हुई है, ठीक है, जहां पर हमारे पास एक ना मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 मैट्रिक्स गिवन है। हम क्या कर रहे हैं, उसमें एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हो ये हमारे पास मैट्रिक्स है और ये वाली मैट्रिक्स है, और जो से इनके डायमेंशंस है वो भी सेम है, जो कि है 4x3 के। यहाँ पर भी 4x3 है और यहाँ पर भी 4x3 है, तो हम इसमें एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये भी सेम ही है, मतलब कि इसी कॉपी यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है। जब आप इस पर एडिशन परफॉर्म करोगे, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये, ठीक है। बट जो सा ब्रॉडकास्टिंग है ना वो पता क्या कहता है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर 0 1 2 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो जो सा ब्रॉडकास्टिंग है वो क्या कहता है कि आप क्या करो, जो सा ये 0 1 2 है ना इसे एक बार ही लिख दो, ठीक है। मतलब कि ये 1 into 3 की मैट्रिक्स में आप लिख दो, ठीक है, बाकी काम वो खुद देख लेगा, ठीक है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपली लिख देना 0 1 2, ठीक है। आपको बार बार 0 1 2 0 1 2 0 1 2 लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और आप यदि इन दोनों को एडिशन परफॉर्म करोगे ना तो ये क्या करेगा, ब्रॉडकास्टिंग ऑटोमेटिकली जो जितने भी यहाँ पर डायमेंशंस गिवन है अकॉर्डिंगली इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली ये अपने जो से डायमेंशन है उनको भी सेट कर लेगा, और जो जब आप इस पे एडिशन परफॉर्म करोगे, ठीक है, तो हमारे पास जो सा आंसर है वो बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। इसी तरह दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर भी क्या था 0 10 20 30 और यहाँ पर भी 0 10 20 30, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिंपली एक बार इसे लिख दिया, ठीक है, और इसे प्लस कर दिया 0 1 2 मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। और जिनसे ब्रॉडकास्टिंग है वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली बाकी जितने भी कॉलम्स हैं, उन कॉलम्स हैं, रोज हैं, उनको अपने आप ही जनरेट कर लेगा, ठीक है, और उसमें एडिशन परफॉर्म करके हमारे पास रिजल्ट आंसर आ जाएगा। इससे क्या होगा, जो सा हमारी मेमोरी है ना वो भी सेव हो जाएगी, और जो सा हमारा जो सा कंपटीशन पावर है या फिर आप कह सकते हो कि जो सी स्पीड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ब्रॉडकास्टिंग वाला टॉपिक समझ लग गया होगा, ठीक है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ना वेरिएबल क्रिएट किया ए नाम का, और उसे मैंने इक्वल रख दिया np.tile के। टाइल हम यूज करते हैं जब आपने ना किसी चीज को रिपीट करना हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिखा np.a रेंज, मैंने एक रेंज क्रिएट की 0 से लेकर 40 तक की, जिसका जो सा डिफरेंस है वो क्या होगा 10 का, इसीलिए आपको यहाँ पर 0 10 20 30 दिख रहा है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर क्या लिखा 3,1। इसका क्या मतलब है कि जो सी आप यहाँ पर एक रेंज क्रिएट करोगे उसे 3 टाइम आपने क्या करना है, रिपीट करना है, इसीलिए आपको यहाँ पर 3 टाइम रिपीट होके ये सारी वैल्यूज दिख रही हैं, 0 10 20 30 0 10 20 30 0 10 20 30, ठीक है। आप जितनी बार यहाँ पर लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पर यदि 4 लिख दूंगा तो यहाँ पर हमारा 4 टाइम्स ये रिपीट हो जाएगा, ठीक है। यदि आप इसका ट्रांसपोज कर दोगे तो ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 10 20 30 इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं, आगे मैंने क्या किया, एक ना वेरिएबल क्रिएट किया बी नाम का, और उसके अंदर नंपाई एरे क्रिएट किया 0 1 2, ठीक है। और मैं ना ए और बी को ऐड कर रहा हूं, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हो जो सी हमारी मैट्रिसेस है वो उसकी डायमेंशनैलिटी सेम नहीं है, मतलब कि उनकी जो सी डायमेंशंस है वो सेम नहीं है, क्योंकि ये क्या है 4x4 की मैट्रिक्स है और ये क्या है हमारे पास
1x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये इनकी एडिशन परफॉर्म नहीं हो सकती, बट जो सा ब्रॉडकास्टिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना, उसकी हेल्प से क्या हुआ, ये जो सी एडिशन है ये पॉसिबल हो गई। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर क्या आ गया 0 1 2, क्योंकि पहली जो सी आप देख सकते हो यहाँ पर जो सा पहला रो थी वो सारी क्या थी 0, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया 0 1 2, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर क्या आ गया 10 11 12 20 21 22 30 31 32, आप देख सकते हो यहाँ पर क्या था 30 30 30, ठीक है। अब यहाँ पर एडिशन परफॉर्म होने के बाद क्या आ गया हमारे पास 30 31 एंड 32, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या अप्लाई किया ब्रॉडकास्टिंग, क्योंकि नंपाई क्या करता है ऑटोमेटिकली अपने आप ही नंपाई ब्रॉडकास्टिंग को अप्लाई कर देता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं। अब दोस्तों यदि आप जो से 1 डायमेंशन है उसे 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करना चाहते हो, मतलब कि 1 डायमेंशन एरे को 2 डायमेंशन एरे में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपने सिंपली क्या करना है, जो आपको यहाँ पर वेरिएबल दिख रहा है ए, ठीक है, आपने सिंपली यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। और ब्रैकेट में आपने डाल देना है कॉलन और कॉमा डालकर लिख देना है np.new_axis। तो ये क्या करेगा, एक न्यू एक्सिस क्रिएट कर देगा, ठीक है। और तब आप यदि चेक करोगे a.shape तो आपको क्या दिखेगा 4,1, क्योंकि अब ये किसमें कन्वर्ट हो चुका है 2 डायमेंशनल एरे में। पहले ये किस फॉर्म में था 1 डायमेंशनल एरे में, इसलिए यहाँ पर अकेला 4 आपको शो हो रहा था, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं। अब दोस्तों यदि आप ए एंड बी का यदि एडिशन करोगे तो ब्रॉडकास्टिंग की हेल्प से क्या होगा, जो सी एडिशन है वो सक्सेसफुली ऑटोमेटिकली हो जाएगी, आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों अब बात करते हैं एरे शेप मैनिपुलेशन के बारे में, कि यदि आपके पास 2 डायमेंशनल एरे है, यदि आप उससे 1 डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप फ्लैटन को यूज करते हो, ठीक है। तो आपने सिंपली जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास एक मैट्रिक्स है जो कि है 2 डायमेंशनल, ठीक है। और मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा a.ravel। रेवल क्या करेगा, जो सी ये 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स थी या फिर एरे था उसे 1 डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट कर देगा। और दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर क्या गया 1 2 3 4 5 6, मतलब कि एक ही डायमेंशन में ये क्या हो गया कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और दोस्तों यदि आप ए का ट्रांसपोज करोगे तो उसका ट्रांसपोज इजीली हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यदि आप ए का ट्रांसपोज करने के बाद रेवल करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 4 2 5 3 6, ठीक है दोस्तों। ये क्या करेगा, पहले ए का ट्रांसपोज करेगा, ट्रांसपोज करने के बाद उसका रेवल कर देगा, मतलब कि उसे फ्लैटन कर देगा, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि यदि आपने 2 डायमेंशनल जो सा मैट्रिक्स है उसे 1 डायमेंशन में कन्वर्ट करना हो तो उसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि यदि आपने 1 डायमेंशनल मैट्रिक्स को रीशेप करना हो, ठीक है, उसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्या किया, जो सा ए था उसकी शेप फाइंड आउट की, जो की थी 2,3, जो की है 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो बाद में मैंने क्या किया, ए को प्रिंट करवा दिया, ठीक है, और उसकी जो भी वैल्यू थी वो मेरे सामने आ चुकी है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो सा ए था उसे रेवल कर दिया और उसे बी में जाकर स्टोर करवा दिया, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 1 2 3 4 5 6, मतलब कि ये हमारे पास फ्लैटन जो भी मैट्रिक्स है वो हमारे सामने प्रेजेंट है, ठीक है। बाद में मैंने क्या किया, जो सी ये वाली मैट्रिक्स थी, ठीक है, मैं ना इसे ना कन्वर्ट करना चाहता हूँ 2 डायमेंशनल में, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर रीशेप यूज किया, तो मैंने लिखा यहाँ पर b.reshape और ब्रैकेट में डाल दिया 2,3, मतलब कि मैं 2 रोज चाहता हूं और 3 कॉलम्स चाहता हूं। तो ये क्या करेगा, नंपाई 2 रोज एंड 3 कॉलम्स में इसे कन्वर्ट कर देगा, मतलब कि जो सी ये वाली मैट्रिक्स है इसे 2,3 की मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं। दोस्तों यदि आप किसी भी पर्टिकुलर जगह पर वैल्यू को चेंज करना चाहते हो तो आपने उसके रो नंबर और उसके रो नंबर एंड कॉलम नंबर को आपने डिफाइन कर देना है और वो क्या करेगा, उस जगह पर जाकर उस वैल्यू को चेंज कर देगा, ठीक है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ना वेरिएबल क्रिएट किया ए नाम का, और बाद में मैंने क्या किया a.ट्रांसपोज करके, मतलब कि ए का ट्रांसपोज करके और उसे रीशेप कर दिया 3x2 में, मतलब कि इसका मतलब भी यही है कि हम 3 रोज और 2 कॉलम्स में इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पर b0 = 50 कर दिया। दोस्तों अब बात करते हैं एडिंग अ डिमेंशन, मतलब कि यदि आपके पास 1 डायमेंशन एरे है, यदि आप उसे 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसे कैसे कर सकते हैं, या फिर 2 से 3, 3 से 4, ठीक है, और सो ऑन जितने भी हैं, मतलब कि ऐसे हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसके बारे में अब देखते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया नंपाई एरे का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज डाली 1 2 3, ठीक है, और बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पर सिंपली लिख दिया कॉलन और कॉमा डालकर लिख दिया np.new_axis। ये क्या करेगा कि वो 1 डायमेंशनल एरे को 2 डायमेंशन में कन्वर्ट कर देगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपली ऐसे लिख देना और आपका काम बन गया, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया ए नाम का और यहाँ पर मैंने क्या किया, ए रेंज, मतलब कि एक रेंज ली 4x3x2, ठीक है, और बाद में मैंने लिख दिया डॉट रीशेप, इसे रीशेप कर दो, इस रेंज को रीशेप कर दो 4,3,2, मतलब कि 4,
3,2 की मैट्रिक्स में इसे कन्वर्ट कर दो या फिर 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स में इसे कन्वर्ट कर दो, तो ये क्या करेगा, इसे 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देगा। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स में ये सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है 3 ब्रैकेट्स हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं रीसाइजिंग के बारे में। ठीक है, कि यदि आपने किसी एक मैट्रिक्स को रीसाइज करना हो तो उसे हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ना वेरिएबल क्रिएट किया ए नाम का, और उसके अंदर मैंने लिखा np.a रेंज और ब्रैकेट में डाल दिया 4। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या किया a.resize, मतलब कि मैं उस जो सी मैट्रिक्स है उसे मैं रीसाइज कर रहा हूँ 8 में, मतलब कि 4 से 8 में कन्वर्ट कर रहा हूँ। वो कैसे होगा, वो क्या करेगा, पहले तो वही 4 वैल्यूज को लिख देगा। ठीक है, और बाकी जितनी भी स्पेसेस बचेंगी, ठीक है, 4 जो सी भी स्पेसेस बची हैं वहां पर लिख देगा 0। ठीक है दोस्तों, इस तरह ये क्या करेगा, जो सी वो वाली मैट्रिक्स है उसे एक्सटेंड कर देगा 8 तक। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं सॉर्टिंग के बारे में। यदि आपने कभी भी डाटा को सॉर्ट करना तो या फिर एरे को सॉर्ट करना तो उसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ना वेरिएबल क्रिएट किया ए नाम का, और वहां पर मैंने 2 डायमेंशनल एरे ले लिया। ठीक है, और बाद में मैंने बी नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया जहां पर मैंने लिखा np.sort और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया a, जिसे हम सॉर्ट करना चाहते हैं, और एक्सिस इज इक्वल टू 1, जिसका क्या मतलब है, मैं रो वाइज सॉर्टिंग करना चाहता हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया 4 5 6 2 2 3। ठीक है, इसने क्या किया, सॉर्ट कर दिया उसे। ठीक है, और दोस्तों यदि आप यहाँ पर लिखोगे a.sort और ब्रैकेट में डाल दोगे एक्सिस इज इक्वल टू 1, तब भी ये क्या करेगा, रो वाइज सॉर्टिंग परफॉर्म कर देगा, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज को डाल देगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं फैंसी इंडेक्सिंग के बारे में। ठीक है, जो फैंसी इंडेक्सिंग है ना, इसमें हम क्या करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ इंडेक्सेस, मतलब कि ये क्या करेगा, सबसे पहले ना इन सभी को सॉर्ट कर लेगा। सॉर्ट करने के बाद जो भी उसके इंडेक्सेस होंगे उनका एक एरे क्रिएट करके हमारे सामने प्रेजेंट कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो सा डाटा टाइप है वो भी इसने शो किया हुआ है। और दोस्तों यदि आप यहाँ पर लिखोगे ए और ब्रैकेट में जे डाल दोगे तो ये चेक करेगा, जैसे सेकंड इंडेक्स पर क्या है 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर थर्ड था, थर्ड इंडेक्स पर क्या है 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, इसी तरह 3 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, वैल्यूज को पुट आउट करके हमारे सामने दिखा रहा है, मतलब कि उसका एक कैरी क्रिएट करके हमारे सामने प्रेजेंट कर रहा है। दोस्तों इसी के साथ जो सी नंपाई वाली सीरीज है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। जितना भी नंपाई वाले टॉपिक था मशीन लर्निंग में जरूरी, वो सारा मैंने कवर कर दिया। जो भी कुछ रह जाएगा वो हम आगे आने वाली जो भी सीरीज होंगी, जैसे कि स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, उसमें मैं कवर कर दूंगा, आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। ठीक है दोस्तों, जो भी मैंने आपको अभी तक समझाया आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपको हर एक चीज आगे जो भी मैं समझाऊंगा आपको इजीली समझ लग जाए। ठीक है, जब भी आप प्रैक्टिकल पार्ट करोगे। वैसे मैंने जो सी प्रैक्टिकल पार्ट वाली सीरीज है वो मैंने पहले ही बनाई हुई है मशीन लर्निंग की। आप ना, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, उसका भी आप उसे भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। वहां पर मैंने मशीन लर्निंग का जितना भी पार्ट है वहां पर मैंने कवर किया हुआ है, उसमें मैंने बहुत सारी चीजें बताई हुई हैं आपको, आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों जिन्होंने भी इस सीरीज को और पिछली सीरीज को सपोर्ट किया उनको बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों मुझे बताना कि आपको ये वाली सारी सीरीज कैसी लगी है, और हम आगे आने वाली, मतलब कि इसकी आगे वाली सीरीज प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स आगे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों आप ना इस जो सी वीडियोस है इनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट किया करो। ठीक है, ताकि मैं ना जल्द से जल्द वीडियोस ला सकूं। ठीक है दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूले। यदि चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और वहां पर मुझे पर्सनल चैट करके मुझसे क्वेश्चन का आंसर पता कर सकते हो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।